हे गाइस, कैसे हैं सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए भाई। यस, हमारा पहला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं अब फाइनली। एक प्रैक्टिकल चैप्टर जिसका बेसब्री से था इंतजार। यो सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अर्ली बर्ड बैच फॉर सी इंटरमीडिएट सितंबर 2025। और यह है सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि है आपका पेपर 4 एंड लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सर्विस कॉस्टिंग। सभी को बता दूं मैं कि हमने पहले 4 लेक्चर्स में क्या किया। पहला लेक्चर हमारा ओरिएंटेशन का था, फिर 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक्स कंप्लीट किया, L2, L3, L4, और आज L5 में मैं आपके लिए लाइव आया हूं सर्विस कॉस्टिंग का चैप्टर लेकर। ठीक है, सर्विस कॉस्टिंग के नोट्स मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर दिए थे ऑलरेडी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैं क्लास के बाद लिंक ऐड कर दूंगा। तो अभी पूरा फोकस चीज़ों को समझने में रखिएगा। ठीक है, आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। चलिए अब इंतजार की घड़ी खत्म करके जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग वंश, सौम्या, सीए जर्नी, गौरव सिंह, ऋषिराज, पीयूष, चिराग, एसके, पायल एंड हिता, विराज, सभी का बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये है टीम अल्टीमेट सीए, जो आपको सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट लेवल पर देते हैं बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, और एग्जाम के दिन तक आपको देते हैं फुल ऑन सपोर्ट। मेरा नाम है सीए प्रणव पोपट। आई एम फर्स्ट अटेम्प्ट सीए विद 7+ years of experience after CA. Taught thousands of students at foundation and intermediate level. I'm an educator by choice, by passion. दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। तो फाउंडेशन लेवल पर आपको पढ़ाता हूँ क्यूए, इंटरमीडिएट लेवल पर आपको पढ़ाता हूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आइए शुरू करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूँ रेडी, उम्मीद करता हूँ आप भी हैं रेडी। चलिए शुरू किया जाए। ओके, तो सर्विस कॉस्टिंग आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, सर्विस कॉस्टिंग आप देखो, लगभग लगभग हर एग्जाम में 10 नंबर से आ रहा था इस चैप्टर से, पर बीच में 2-3 एग्जाम में 5-5 नंबर का है, उसके बाद वापस से 8-10 नंबर का आ रहा था। मतलब वन ऑफ द गुड चैप्टर्स है जो अच्छे खासे वेटेज का आता है। 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिलते हैं। तो यूजुअली क्या होता है ना, एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है सीधे। हम यहाँ पर बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें से कोई एक वेराइटी पेपर में पूछ ली जाती है, बड़ा एक पूरा क्वेश्चन 10 नंबर का। या तो फिर कभी ऐसा होता है कि भाई 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया, 4 नंबर का कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन डाल दिया, इस तरीके से मिक्सअप चलता रहता है। ठीक है, तो वो सब जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली आप जो है पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। मैं बहुत कुछ नॉलेज आपको आज देने वाला हूँ, प्रैक्टिकल रियल लाइफ से कनेक्ट करके उसको समझने की कोशिश करिएगा। फिर पेपर के लिए तुम डेफिनेटली अपने आप तैयार हो जाते हैं। ठीक है, विश्वनाथ बोल रहे हैं फास्ट ट्रैक बैच में कोड वर्क नहीं कर रहा है। विश्वनाथ एक काम करना, अगर तुम हमारी वेबसाइट पर जाओगे ना, तुमको एक नंबर मिलेगा, हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, उसमें व्हाट्सएप कर देना या कॉल कर लेना, टीम तुमको हेल्प कर देगी। ठीक है, हो जाता है कभी कभी कुछ दिक्कत आ रही होगी तो टीम विल हेल्प यू, डोंट वरी। आयुष बिल्कुल कर सकते हो तुम। 10 नवंबर से हमारा रेगुलर बैच कॉस्टिंग का शुरू होगा, तो उसको आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके। अपूर्वा जी गुड मॉर्निंग, आ जाइए। चलिए ओके, तो शुरू करें। नोटबुक निकालिए और सभी लोग हेडिंग डालिए नोटबुक में। आज के टॉपिक का नाम दैट इज सर्विस कॉस्टिंग। तो सर आज तो हम लोग बेसिक्स ही करेंगे, है ना, थोड़ा देखेंगे कि क्या होता है, कैसा होता है। आप अपने आसपास जब बिजनेसेस को देखोगे ना, व्हेन यू सी द बिजनेसेस अराउंड यू, तो जनरली जो बिजनेसेस होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं। एक आप ऐसा बिजनेस देखोगे जिसमें गुड्स होते हैं, कि कुछ बेचा जा रहा है, कोई कमोडिटी है, कोई फिजिकल चीज है जो बेची जा रही है। ठीक है, और दूसरा होता है सर्विस, जिसमें आप पैसा देते हो लेकिन आप कुछ सामान नहीं खरीद रहे हो। जैसे आप हॉस्पिटल गए, ठीक है, आप डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखा, आपने फीस दे दी। तो डॉक्टर ने तो आपको फिजिकल कुछ भी नहीं दिया, फिर भी आपने फीस दी। और जब आप बाहर फार्मेसी में गए, फार्मेसी में आपने पैसे दिए और आपको मेडिसिन मिली, उसमें भी आपने पैसे दिए। मतलब सेम टाइम पे आपने गुड्स के लिए भी पैसा दिया, सर्विस के लिए भी पैसा दिया। आपने डॉक्टर को जो कंसल्टेंसी फीस दी थी, वो उन्होंने तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करी, उसके लिए थी। और तुमने जो फार्मेसी में या मेडिकल शॉप में
जो मेडिसिन परचेस करी, वहां तुमको कुछ फिजिकल गुड्स मिला, उसके एवज में तुमने पैसा पे किया। तो बिजनेस दोनों तरीके के होते हैं, ये तो सबको पता है, ठीक है। क्या मुझे आप लोग कुछ सर्विस के और एग्जाम्पल्स बताओगे? सर्विस बिजनेस के आप मुझे और भी एग्जाम्पल्स बताओगे अपने मन से सोच के थोड़ा सा? और क्या क्या आपके आसपास आपने सर्विसेज देखी हैं? आई वॉन्ट टू सी कि कितने लोग सोच पा रहे हैं इस बात को जो मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ। एजुकेशन, इंटरनेट, बिल्कुल सही है। टेलीकॉम कंपनी आपको इंटरनेट की सर्विस देती है, आप यूज कर पाते हो उसको। टीचिंग सर्विस तो आप अभी ले ही रहे हो। मैं आपको कोई फिजिकल कमोडिटी तो नहीं दे रहा, हालांकि जब आप बैच परचेस करते हो हमारा रेगुलर बैच, तो उसमें आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं, सर्विस भी और प्रोडक्ट भी। आपको बुक्स भी मिलती हैं, तो वो उतना पार्ट प्रोडक्ट हो गया या गुड्स हो गया, बाकी रिमेनिंग पार्ट सर्विस का, पर मेनली सर्विस के लिए आप देते हो। मूवीज़, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया वैष्णवी आपने। मूवीज़, जब आप मूवीज़ देखने जाते हो, ठीक है, तो आपने जो टिकट का पैसा दिया है वो तो सर्विस के लिए दिया है ना, आपको एंटरटेनमेंट का जो सर्विस दे रहे हैं वो लोग। और जब आप वहां पर बाहर पॉपकॉर्न लेते हो तो वहां आप गुड्स के लिए पैसा दे रहे हो, ठीक है। चलिए, सीए फर्म्स हो गई। सीए फर्म्स जब अपने क्लाइंट को सर्विसेज देती हैं तो कोई कमोडिटी बना के या खरीद के थोड़ी उनको बेच रहे हैं, सर्विस देते हैं, ठीक है। कुछ परचेस करते हो तो सर उसकी सर्विसिंग करवाने आप जाते हो, या आपकी गाड़ी खराब हो गई आप रिपेयरिंग करवाने जाते हो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो या होटल्स आप रूम सर्विस लेते हो कि आपने मान लीजिए आप कहीं ट्रिप पर गए हो, तो आप 2 दिन के लिए रुके हो, आपने कोई होटल बुक किया है, वो भी सर्विस लेना है। एडवोकेट लीगल गाइडेंस देता है। प्रॉपर्टी डीलर आपको लीड्स देता है प्रॉपर्टीज की, वो भी एक तरह की सर्विस है। बहुत क्या बात है, सिक्योरिटी सर्विसेज, अमेजिंग यार, एक से एक एग्जाम्पल बच्चे दे रहे हैं, बढ़िया, मजा आ गया। अब सुनो भाई मेरी बात ध्यान से। गुड्स के अंदर भी मेनली 2 पार्ट में बना देता हूं आपके लिए, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। किसी को ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में डिफरेंस पता है क्या? सर ट्रेडिंग मतलब जहां पर बिजनेस में कहीं से खरीद के वापस बेचा जाता है। आप किसी ट्रेडर के पास जाते हो, मतलब वो व्यक्ति उस चीज को बना नहीं रहा है, वो भी किसी और से खरीद के आपको बेच रहा है। तो जब गुड्स की रीसेलिंग होती है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे डीमार्ट है, आप मुझे बताइए डीमार्ट क्या है? डीमार्ट मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर कैटेगरी में आएगा? जो एक बिजनेस है डीमार्ट, आपने कभी नाम तो सुना ही होगा सभी ने। तो डीमार्ट क्या है? इज इट अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और इज इट अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन? सर इट्स अ ट्रेडर। क्यों? क्योंकि डीमार्ट अलग अलग लोगों से गुड्स को बाय करता है, एक जगह पर आपके लिए अरेंज करता है और वहां से आप जाके परचेज करते हो। दे डू नॉट प्रोड्यूस द गुड्स, ठीक है। वही अगर मैं तुमसे बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द कंपनी नेम्ड एज पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, जो एप्पी फिज बनाते हैं, जूसेस बनाते हैं, ठीक है, या पार्ले बिस्किट्स लिमिटेड जो पार्ले के डिफरेंट डिफरेंट बिस्किट्स बनाते हैं, या लेट से डाबर फूड्स लिमिटेड, या लेट से पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, या लेट से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये सब वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। डेफिनेटली बेचेंगे तो वो भी, पर किसी से खरीद के नहीं बेच रहे हैं, वो अपना प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच रहे हैं। दे आर मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जब हम कॉस्टिंग करते हैं ना, तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसका रीज़न बताता हूँ मैं तुमको। मैन्युफैक्चरिंग में ना तुमको मटेरियल कहीं और से खरीदना होता है, फिर उसको अप्लाई करना होता है, फिर लेबर भी लगानी होती है, मशीनें भी तुमको खरीदनी होती हैं, उसका रिपेयर मेंटेनेंस भी करवाना होता है, मतलब 100 तरह के खर्चे होते हैं यार। तो उन सब का हिसाब किताब रखना रिलेटिवली थोड़ा मुश्किल पड़ता है एज कंपेयर टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या होता है कि तुमने खरीदा है तो बस तुम जितने रुपए में खरीद के आए वो तुम्हारी मेन कॉस्ट है, और जहां तुम तुम्हारा स्टोर मेंटेन कर रहे हो उसका रेंट हो गया, वहां का जो स्टाफ काम कर रहा है उनकी सैलरीज हो गई, उतने में तुम्हारा काम हो जाता है। वहाँ प्रोडक्शन वर्कर्स नहीं होते, उनको कोई बोनस वोनस देने वाली कोई चीज़ आती नहीं है, ठीक है। मशीनें नहीं होती, उनको मेंटेन नहीं करना होता। तो क्या आप ये अपने कॉमन सेंस से कितने बच्चे समझ पा रहे हो कि ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग सर, उसमें भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वहां के कॉस्ट के कैलकुलेशन
रिलेटिवली रिलेटिवली हार्डर होंगे एज कंपेयर टू ट्रेडिंग। अगर तुम एग्री करते हो तो बताना मुझे। क्रिश भाई बोल रहे हैं कि सर ऑडियो कम आ रहा है, ऑडियो कम आ रहा है, ऐसा क्या? हेलो हेलो, चेक चेक एवरीवन। तूने मुझे बुलाया शेरों वालिए, मैं आया शेरों वालिए, हो जोता वालिए पहाड़ा वालिए। ठीक तो आ रहा है भाई? सुनाई नहीं दे रहा ठीक से गाना? बजे क्यों भाई? सब ठीक है ना? चलो। प्रेम से बोलो। तो ये मैंने गुड्स वाले जोन की बात कर ली। तो अब जो हम जो कॉस्टिंग के अंदर चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 13 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक पढ़ेंगे, या इन वन सेंस चैप्टर 1 पढ़ेंगे। इन सारे चैप्टर्स में हमारा फोकस केवल और केवल पता कहाँ होता है? मेजॉरिटी तो मैन्युफैक्चरिंग में होता है और दूसरा थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में भी वो कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं। मतलब ऐसी एंटिटीज में बेसिकली हमारे जो बाकी के सारे चैप्टर्स हैं ना, वो ऐसी एंटिटीज की कॉस्टिंग में हमको हेल्प करते हैं जहां पर गुड्स के साथ डील हो रहा है काम, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे सर्विस की, तो इसके लिए केवल एक ही चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 12, जो इस पोर्शन से डील करता है, ठीक है। ओके, चलो, ठीक हो गया ना क्रिश? मुझे पता था ठीक हो जाएगा भाई, बस एक एक भजन गाने की दूरी होती है और सब ठीक हो जाता है, ठीक है। चलो, अब सवाल ये उठता है सर कि सर्विस एंटिटी तो बहुत कम रहती होंगी सर। अगर मैं इंडिया के जीडीपी की बात करूं तो उसमें भी सर्विस का तो क्या ही हिस्सा रहता होगा सर। मेन तो मैन्युफैक्चरिंग ही है ना हर चीज में। बिल्कुल गलत। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस कि आपके जीडीपी में, जो इंडिया की जीडीपी है, उसमें सर्विस सेक्टर का शेयर 50% से भी ज्यादा है। ओ भाई साहब, तो हम तो सर ऐसा सोचते थे सर्विस सेक्टर तो ऐसे ही। अरे सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। यस, इट इज हैविंग मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। तो क्या सर्विस को अनदेखा किया जा सकता है? क्या सर्विस को इग्नोर कर दें हम लोग? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, और सर्विस के कॉस्ट कैलकुलेशन ना बड़े अलग होते हैं। जब आप मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के कॉस्ट कैलकुलेशंस देखोगे ना, तो बहुत हद तक आपको बहुत यूजुअल लगेंगे कि हाँ यार ये तो समझने वाली बात है। लेकिन सर्विस में चीज़ें बहुत अलग होती हैं, बहुत हटके होती हैं। वहाँ पर आप अपने आउटपुट को कैसे मेजर करोगे, वो बड़ा यूनिक तरीका है, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। तो उसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है सर, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमी वाले चैप्टर में था कि इकोनॉमिक्स के अंदर, इंडियन इकोनॉमिक्स में? बिल्कुल होगा सर। तो आइए, सर्विस सेक्टर जो कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। ओ, इंडिया में सर्विस सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है एंड इट इज हैविंग अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द जीडीपी इन इंडिया। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, बिल्कुल सही बात है। वेयर द रोल ऑफ द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो इतना इंपॉर्टेंट है सर्विस एंटिटी, इसलिए हम सर्विस को यहां पर पढ़ने वाले। अच्छा, सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर कॉस्ट के कैलकुलेशंस को एक तो बोला जाता है सर्विस कॉस्टिंग, पर एक और नाम है इसका, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको रीजन बताता हूं ऑपरेटिंग वर्ड देने का। जनरली ना मैन्युफैक्चरिंग में कुछ प्रोड्यूस होता है तो हम उसे बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बिकॉज मैन्युफैक्चर हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। पर सर्विस में कुछ मैन्युफैक्चर नहीं होता। सर्विस में ना हम सर्विस ऑपरेट करते हैं, जैसे कि मूवी थिएटर है तो वो ऑपरेट हो रहा है, एक होटल है ऑपरेट हो रहा है, एक हॉस्पिटल है उसके ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो उनको ऑपरेट करने में जो खर्चे होते हैं दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो आई होप कि ये जो पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं आपके पास, चाहे सर्विस कॉस्टिंग बोल दो चाहे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोल दो, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा सर, अब जैसे ये पूरा लिखा हुआ है, क्या ये हमको कॉपी में लिखना है? ना, जितना मैंने लिखा, मतलब जैसे मैंने ये लिखा सर्विस कॉस्टिंग की हेडिंग, फिर मैंने लिखा बिजनेस गुड्स एंड सर्विस, चैप्टर 11, चैप्टर 12, तो जो मैं नोटबुक में लिखता हूँ ना वही तुम्हारी नोटबुक में होना चाहिए। उसके अलावा सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर मैं बुक से कुछ रीड करवा रहा हूँ तो तुम भी उसको बुक से रीड करोगे।
तुमको उसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो, इंश्योरेंस कंपनी भी एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है आपका बेटा। अब मैं आगे चलता हूं, आप लोगों को एक बढ़िया बात बताता हूं। तो लिखिए सबसे पहले सारे बच्चे, सर्विस कॉस्टिंग इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग बोलिए आप, चाहे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोलिए, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। सर्विस कॉस्टिंग इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है सर। दूसरी बात, इट इज यूज्ड both in external and internal services। बच्चों थोड़ी अनामिका की मदद कर देना, है ना। अगर आप लोगों का स्मूथ चल रहा है तो आप उनको बता दीजिए कि शायद उनके डिवाइस में दिक्कत हो सकती है, उनके इंटरनेट में दिक्कत हो सकती है ना। बाकी मेरी तरफ से कुछ मदद हो सकती है तो मैं कर दूंगा भाई। तो पर मुझे लगता है मुझे मेरा मेन काम जो उसमें फोकस करना चाहिए, है ना, जो कि ये पढ़ाना। जब सब कुछ सही चल रहा है तो आई शुड फोकस ऑन टीचिंग, ओके। अब ये क्या है सर, इंटरनल एक्सटर्नल सर्विस? एक एग्जांपल रखता हूं आपके सामने में। इसमें रखते हैं पार्ट ए। इस एग्जांपल में पार्ट ए, अ कंपनी नेम्ड ABC Hospitals Limited is providing मेडिकल सर्विसेज। लिख रहे हो ना आप मेरे साथ? मेडिकल सर्विसेज टू पेशेंट्स। फिर दूसरा ऑप्शन ले रहा हूं, अ कंपनी नेम्ड पतंजलि लिमिटेड is producing FMCG goods and they have an internal team which look after IT related matters। पहले आता हूं एग्जाम्पल के पहले वाले फेज में। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी कंपनी की जो कि मेडिकल सर्विसेज दे रही है अपने कस्टमर्स को, ABC हॉस्पिटल्स लिमिटेड। दे आर प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज टू पेशेंट्स। दे आर बिल्डिंग हॉस्पिटल्स जहां पर पेशेंट्स आते हैं, OPD में आते हैं, एडमिट होते हैं, ICU में आते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये जो कंपनी है ना, इसका मेन काम क्या है पता? इस कंपनी का मेन काम है सर्विस प्रोवाइड करना, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करना। तो इस कंपनी के अंदर उस मेडिकल सर्विस को प्रोवाइड करने में क्या कॉस्ट आ रही है,
इसको कैलकुलेट करने के लिए सर्विस कॉस्टिंग का यूज करना पड़ेगा, विच इज अ नॉर्मल थिंग कि भाई क्योंकि ये एंटिटी सर्विस प्रोवाइड करती है तो इस एंटिटी के कॉस्ट के कैलकुलेशंस को कहा जाएगा या उसकी प्रोसेस को कहा जाएगा सर्विस कॉस्टिंग। लेकिन अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि पतंजलि लिमिटेड के अंदर एक डिपार्टमेंट है, एक इंटरनल टीम है उनकी, आईटी डिपार्टमेंट। अब उस आईटी डिपार्टमेंट में 5 इंजीनियर काम करते हैं जिनका क्या काम है कि पतंजलि लिमिटेड के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके पास जो भी कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स हैं उनमें सॉफ्टवेयर एटसेट्रा प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है कि नहीं, एंटीवायरस प्रॉपर है कि नहीं, उनकी सिक्योरिटी प्रॉपर है कि नहीं, ये वो लोग चेक करते रहते हैं। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है सिस्टम्स को यूज करने में तो वो उनको हेल्प करते हैं, टिकट को सॉल्व करते हैं। अब ये भी तो एक तरह की सर्विस कहलाई ना। लेकिन पहले और दूसरे में फर्क क्या है मैं बताता हूं आपको। पहले वाले में जो सर्विस है ना वो कस्टमर को प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए एक्सटर्नल सर्विस है। और दूसरे वाले में जो आईटी डिपार्टमेंट ऑफ पतंजलि लिमिटेड है वो कंपनी को खुद को सर्विस दे रहा है, कस्टमर को सर्विस नहीं दे रहा है। पतंजलि लिमिटेड एक आईटी कंपनी नहीं है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। पर पतंजलि लिमिटेड कंपनी के अंदर जो आईटी डिपार्टमेंट है वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी क्या कॉस्ट आ रही है वो भी सर्विस कॉस्टिंग से ही कैलकुलेट होगा, पर ये इंटरनल कहलाएगा। ठीक है कुणाल बेटा, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर के पास जाने की जरूरत तो नहीं है ना बेटा? ठीक है चलो, अब मैंने ये 2 पॉइंट लिखे। अब मैं यहां पर आपसे बताता हूं कि इवेल्युएट which type of service is provided in both cases। तो आइए आंसर लिखते हैं। पार्ट ए, एबीसी हॉस्पिटल provides medical service to their patients so here services are provided externally। वही अगर मैं तुमसे बात करूं दूसरे वाले केस में तो यहां मैं बोलूंगा आईटी डिपार्टमेंट ऑफ पतंजलि लिमिटेड is providing IT services to the staff of company and not outside customers। So this is called as internal service। अब मैंने जो ऊपर बात लिखी ना वो क्या थी कि जो आप सर्विस कॉस्टिंग के अंदर मेरे साथ कॉन्सेप्ट सीखोगे या हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे आप ये नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ पहले वाले सिनेरियो में ही काम आएगा, कि हम जो यहाँ पर चीजें सीखेंगे वो वही काम आ सकती है जहां पर कंपनी का काम ही सर्विस प्रोवाइड करना हो कस्टमर को। ऐसा जरूरी नहीं है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जो आईटी डिपार्टमेंट एक सर्विस डिपार्टमेंट है वो इंटरनली अपनी कंपनी को ही सर्विस दे रहा है तो उसका कॉस्ट कैलकुलेशन में भी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। तो चलिए भाई, अगर आपने ये पॉइंट्स लिख लिए हैं और आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो जल्दी से क्लियर एंड डन कर दो। तो उस पॉइंट को समझाने के लिए कि इंटरनल और एक्सटर्नल सर्विसेज क्या होती हैं मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया। अब वो आपको समझ में आ गया तो अब आप ये बात को समझो कि चाहे सर्विस इंटरनल हो चाहे सर्विस एक्सटर्नल हो, ये दोनों जगह पर काम आने वाला है। चैप्टर जो ये चैप्टर में जो हम चीजें सीखेंगे वो आपको दोनों जगह पर हेल्प करेगा। ठीक है, ऑलराइट सर।
अब मैं क्या काम करता हूँ ना बेटा, बची हुई थ्योरी को आगे पढ़ने से पहले एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो हमको एक थोड़ा बेसिक आइडिया लगेगा कि मतलब एक ईजीएस्ट क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपका बैकग्राउंड बनेगा माइंड में कि हो क्या रहा है, सर्विस एंटिटीज में कैसे कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। आइए सर, उसके बाद बचे हुए जो टर्म्स है वापस आकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपको बुक में मिलेगा पेज नंबर 12.3 में। तो आई एम पुटिंग हियर क्वेश्चन 1। आइए रीड करते हैं साथ मिलकर। ए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी, पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन कब से होने लगा? अरे तुम ट्रेन में बैठते हो, तुम बसेस में बैठते हो, टैक्सी में बैठते हो, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ही तो है। तो एक कंपनी है ए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी, दे आर रनिंग 5 बसेस। उनकी कितनी बसेस चल रही हैं? दे आर रनिंग 5 बसेस। और ये 5 बसेस जो हैं वो 2 टाउन्स के बीच में चलती हैं, ठीक है। मान लो एक टाउन है मिर्जापुर, एक टाउन है जौनपुर। तो मिर्जापुर और जौनपुर के बीच में ये 5 बसेस चलती हैं, ठीक है। और ये दोनों शहरों के बीच की जो दूरी है दैट इज 40 किलोमीटर, ये भी ठीक है। सीटिंग कैपेसिटी, भाई साहब, सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 40 पैसेंजर। एक बस में एट अ टाइम 40 लोग बैठ सकते हैं, मतलब 40 चेयर्स या सीट्स उसमें होंगी, ठीक है। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम देयर बुक्स। तो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट हमने देखे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, हमने उनके फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे। और उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द मंथ देखने के बाद हमको ये पता चला कि एक महीने में इन 5 बसेस को चलाने में इनको कितना खर्च आ रहा है ये देख लेते हैं। तो जो भी इनके पास 5-6 ड्राइवर्स होंगे, है ना, कुछ सफाई कर्मी होंगे, कुछ कंडक्टर्स होंगे, तो सभी लोगों को ये सैलरी पे करते होंगे। तो सैलरीज का जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 24,000, स्टाफ की सैलरी होगी। फिर एक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर मतलब मैनेजर की तरह मान लो, जो इन सब का हेड है, जो इन सबको सुपरवाइज करता है, देखता है सही काम चल रहा है कि नहीं, वो 10,000, ठीक है। डीजल और अन्य खर्चे, अब ऑब्वियसली यार बस चलेगी तो डीजल का खर्चा तो बहुत मेन होता है, सबसे बड़ा अमाउंट देखो उसी का आ रहा है 40,000 रुपीज़। तो एक महीने में 40,000 का डीजल एटसेट्रा लग गया। फिर आपको पता है भाई 5 बसेस चला रहे हैं तो हर बस में कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम निकलता रहता है ना। किसी में कुछ रिपेयरिंग का काम है, किसी में कुछ ढीला हो गया, किसी में कुछ करवाना है, कहीं कुछ टकरा गया तो उसको रिनोवेट करवाना है, रिपेयर करवाना है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा महीने भर का 8,000 रुपये के आसपास का आता है। फिर टैक्सेस और इंश्योरेंस, अब अगर आपको बस चलानी होती है ना तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन भी लेनी पड़ती है, फिर गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है, क्योंकि आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हो ना रोड का, तो ठीक है वो भी आ गया। इसके अलावा अगर आपने बसेस परचेस करी हैं तो आपको पता होगा इंडियन व्हीकल्स नियम के हिसाब से आपको इंश्योरेंस भी करवाना ज़रूरी होता है आरटीओ के हिसाब से, तो इंश्योरेंस भी आपने करवाया। फिर बस खरीदी है तो उसका डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करोगे ना खर्चों में, तो 26,000 पर मंथ तुम्हारा डेप्रिसिएशन में चला गया। और इसके अलावा इंटरेस्ट की कॉस्ट तुम्हारी आएगी कि भाई तुमने लोन लेके कैपिटल बनाई होगी अपनी। तो इस तरीके से 1,44,000 रुपीज़ का पूरे महीने भर का खर्च इस कंपनी का आ रहा है। अब तुमसे बोल रहे हैं कि एक्चुअल पैसेंजर कैरीड वर 75% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी। वैसे तो मेरी बस की कैपेसिटी है कि उसमें 40 पैसेंजर बैठ सकते हैं, बट क्या होता है ना, कभी 30 पैसेंजर बैठे हैं, कभी 32 बैठे हैं, कभी 38 बैठे हैं, कभी 40 बैठे हैं। अच्छा सीजन का टाइम होता है ना तो 45 भी बैठे होते हैं, 40 को बिठा दिया, 5 खड़े हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो एक एवरेजिंग अगर तुम निकालोगे ना पूरे महीने की एवरेजिंग, जैसे सैटरडे संडे को बसेस ज़्यादा भरी रहती हैं, मंडे टू फ्राइडे थोड़ी लाइट रहती हैं, तो तुम अगर पूरे महीने भर का एवरेज निकाल रहे हो तो तुम ये मान के चलो कि 75% सीट्स तुम्हारी भरी रहेंगी ऑन एन एवरेज। तो 40 का 75% होता है 30, मतलब कभी 25 लोग भी बैठे होंगे, कभी 35 लोग भी बैठे होंगे, कभी 28 लोग भी बैठे होंगे, कभी 32 लोग भी बैठे होंगे। पर अगर मैं एवरेजिंग की बात करूं तो ऑन एन एवरेज इसमें कितनी सीट्स भरी रहेंगी? 30, ठीक है।
ऑल द 5 buses रन ऑन ऑल द डेज फॉर द मंथ। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। तो 30 के 30 डेज हमारी बस डेली चलती रहती है सर। और अब लिखा हुआ है ईच बस, हर एक बस जो है मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। हर एक बस एक दिन में एक राउंड ट्रिप करती है। हर एक बस एक दिन में एक राउंड ट्रिप करती है। ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। मतलब मिर्जापुर से बस निकली, पहुंच गई जौनपुर, जौनपुर में लंच किया ड्राइवर ने, फिर वहां से दूसरे नंबर पर जौनपुर से वही बस निकली, मिर्जापुर पहुंच गई। ऐसे दिन भर में 5 बसेस जाती हैं और फिर आती हैं वापस। मतलब एक बस एक दिन में कितने किलोमीटर चलती होगी? 40 किलोमीटर एक तरफ से दूसरी तरफ, वापस 40 किलोमीटर रिटर्न, मतलब 80 किलोमीटर चलती होगी। ठीक है, कैलकुलेट करना है हमको व्हाट इज द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। व्हाट इज द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। ये क्या होता है पर पैसेंजर किलोमीटर? मतलब समझाऊंगा मैं तुमको। सबसे पहले सर हम लोग यहां पर लिखते हैं एक चीज को, कॉस्ट यूनिट ऑफ दिस बिजनेस। हम अभी जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं उसकी कॉस्ट यूनिट है क्या भाई? पैसेंजर किलोमीटर। क्या मीनिंग होता है इसका? इसका मतलब मैं तुमको बताता हूं कि एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ऑन एन एवरेज रन करवाने में कंपनी को बसेस चलाने में कितनी कॉस्ट आ रही है। क्योंकि ये चीज क्यों निकाली जा रही है मैं बताता हूं तुमको। जब तुम किराया वसूल करोगे पैसेंजर से, या जब तुम तुम्हारा किराया डिसाइड करोगे कि मुझे एक पैसेंजर से कितना पैसा लेना है, तो वो 2 चीजों पर निर्भर करेगा कि कितने पैसेंजर्स हैं और दूसरा कितने किलोमीटर तक जा रहे हैं। अगर हम छोटी छोटे जो गांव में बसेस चलती हैं उसकी बात करूं ना आपसे, मैं नॉन स्टॉप बसेस की बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं लोकल बसेस की बात करूं जो हर गांव गांव में रुकती है, कहीं भी रोक देते हैं, कहीं भी सवारी बिठाल देते हैं, तो ऐसी बसेस में ना किलोमीटर भी देखा जाता है। मान लो कोई बंदा बैठा हो, कहता भैया मैं बस वो 5 किलोमीटर तक जाऊंगा, तो उससे कम पैसा लेंगे। तो कहता मैं अभी वो 4 गांव छोड़ के वहां तक जाऊंगा, तो थोड़ा ज़्यादा पैसा लेंगे। तो जो जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, सुनना, जो जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है और जितने ज़्यादा पैसेंजर होते हैं उस बात पर निर्भर करता है कि कितना चार्जेस लेना है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ उस चीज़ को। अच्छा, ये ना मैं पहला क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन मत मानना, इसको एज अ एग्जाम्पल मानना। तो ये सब जो मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, पर हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फेयर टू बी चार्ज्ड इन बस डिपेंड्स ऑन 2 quantities। पहला, नंबर ऑफ पैसेंजर। मान लो तुम फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, तुम लोग बस में 4 लोग बैठे हो, मम्मी पापा और तुम्हारे भाई बहन, ठीक है, ऐसे तुम लोग 4 लोग बैठे हो। तो वो एक जन का टिकट थोड़ी लेंगे, 4 जन का लेंगे ना। मतलब कि कितना किराया चार्ज करना है ये एक तो इस बात पर निर्भर करता है कि कितने पैसेंजर्स हैं, दूसरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कि वो कितनी दूरी तक जा रहे हैं। अब तुम मुझे बताना, मैंने जो कॉस्ट यूनिट यहां पर बताई है तुमको, इस क्वेश्चन में जो कॉस्ट यूनिट बताई है पैसेंजर किलोमीटर, आ गया दोनों चीजें। पैसेंजर से ये पता चलेगा कितने पैसेंजर है, किलोमीटर मतलब कितने किलोमीटर तक जा रहे हैं। अच्छा जी, ओके सर। अब सुनना, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर हमको क्वेश्चन ने पूछा है, तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर का मीनिंग बताता हूं मैं। इसका मीनिंग है कि कंपनी को एवरेज कॉस्ट टू एवरेज कॉस्ट फॉर कंपनी टू कैरी 1 पैसेंजर फॉर
1 किलोमीटर। ऑन एन एवरेज कंपनी को एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर कैरी करने में, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करवाने में कितना खर्च आता है, खर्च आता है, कितना मैं पैसा वसूल कर रहा हूं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कितना खर्च आता है वो निकालना चाहता हूं, ताकि मुझे एक एवरेजिंग पता चले कि यार अगर एक बंदे को 1 किलोमीटर ट्रैवल करवाने में मान लो मेरे को 1 रुपए लग रहा है, तो कल को कोई बंदा आएगा कहेगा मेरे को 10 किलोमीटर जाना है, तो एक अंदाजा में उससे 10 रुपए, तो मैं समझ जाऊंगा 10 तो मेरी कॉस्ट है, तो मैं उससे 12 रुपए या 15 रुपए चार्ज करूंगा, लाइक दिस। जब इंसान को खुद की कॉस्ट पता होती है तभी तो वो प्राइस डिसाइड कर पाता है ना। तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इसलिए यहां पर हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा गुड्स कितने में बना। या हम ये बोलेंगे कि हमने जो सर्विस प्रोवाइड करी उसको भी हम मेजर कर रहे हैं, उसको भी हम क्वांटिफाई कर रहे हैं कि हमने क्या सर्विस प्रोवाइड करी। अगर हमारे पास 4 पैसेंजर आते हैं जिनको 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो 4 पैसेंजर इंटू 20 किलोमीटर मतलब 80 पैसेंजर किलोमीटर की सर्विस प्रोवाइड करी हमने। अच्छा, मतलब पैसेंजर किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सर्विस। यस, in the business of transport of passengers, passenger kilometer is the unit of measurement of service। तो ये सर्विस कंपनी अपना आउटपुट इसी बेसिस पर मेजर करती है। अब हमको यही कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है, तो मैं आपको कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर का फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है, और फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कहलाएगा कॉस्ट फॉर द पीरियड, कोई भी पर्टिकुलर पीरियड जिसको लेकर डेटा दिया है वो पीरियड ले लो, तो उस पर्टिकुलर पीरियड की कॉस्ट कितनी लगी है, प्लस नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर फॉर द पीरियड, उस पर्टिकुलर पीरियड में नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर कितने रहे। ओके सर, ये भी बढ़िया। अब अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो हमारे क्वेश्चन में हमको कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल दिया हुआ है 144, तो ये तो हमारा काम आसान हो गया। पर हमको डिनोमिनेटर नहीं पता सर, तो डिनोमिनेटर हमको निकालना है। तो नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल अगर हमें पता चल जाए तो हमारा ये पूरा काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 1,44,000 लिखा, ऑब्लिक लगाया, खाली जगह छोड़ी, फिर एक लाइन छोड़ी, और अब मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ लिखिएगा। वर्किंग नोट नंबर 1। अब ये डिनोमिनेटर का कैलकुलेशन में सेपरेटली करूंगा, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर। आंसर मत दो बेटा अभी, कुणाल, वैष्णवी, अभी आंसर मत दो, अभी आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं, ठीक है, आपसे पूछ नहीं रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर फॉर अप्रैल। ओके जी विश्वनाथ, ऑल द वेरी बेस्ट। कल मिलते हैं सुबह 8 बजे लाइव, ओके। चलो, तो ये कैसे निकलता है मैं बताता हूं आपको। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड मल्टीप्लाई एवरेज पैसेंजर्स कैरीड। तो पहले हमें ये निकालना होगा कि हमने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है सर। तो मैं बता दूं आपको, 40 किलोमीटर की एक सिंगल ट्रिप होती है, एक शहर से दूसरे शहर, और आप एक दिन में ऐसी 2 ट्रिप करते हो, है ना, ऐसा मतलब एक राउंड ट्रिप करते हो ना, एक राउंड ट्रिप मतलब 40 जाना और 40 आना, मतलब एक दिन में आपकी बस 80 किलोमीटर चलती है। ऐसे अप्रैल में 30 डेज हैं, और ये तो एक बस का हो गया। ऐसी कंपनी के पास 5 बसेज हैं, तो पांचों बसेस ने मिलकर इतने किलोमीटर की रनिंग करी। अब एवरेज कितने पैसेंजर उन्होंने कैरी किए। वैसे तो बस में 40 सीट्स हैं, पर उन 40 सीट्स में से ऑन एन एवरेज 75% सीट भरी थी। अब देखो, कभी 30 भी भरी होंगी, कभी 25 भी भरी होंगी, कभी 35 भी भरी होंगी, पर ऑन एन एवरेज 40 का 75 मतलब 30 भरी थी। किलोमीटर निकालो, 40 इंटू 2 इंटू 30 डेज, मतलब एक बस 2400 किलोमीटर चल रही है, तो 5 बसेस मिलकर 12,000 किलोमीटर चल रही है। अब ये देखो, जो इतना वाला पार्ट निकला है इसका यूनिट क्या है, किलोमीटर, और ये जो पार्ट निकला है इसका यूनिट क्या है, पैसेंजर।
तो ऑन एन एवरेज मेरे 30 पैसेंजर्स 12,000 किलोमीटर के लिए चले हैं, मतलब 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर, ये मेरी यूनिट बन जाती है सर्विस कॉस्ट यूनिट। 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर, ये मेरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट बन जाती है। ठीक है जी एवरीवन, आपको मेरी बात समझ में आई? ऑल राइट सर। सो अभी हमने क्या निकाला है? अभी हमने ये निकाला है कि इस कंपनी का अप्रैल के महीने में जो सर्विस प्रोवाइड किया इस कंपनी ने, उसका मेजरमेंट क्या है, उसका क्वांटिटी क्या है। तो मैं बोलूंगा ऑन एन एवरेज मैंने 30 पैसेंजर्स को 12,000 किलोमीटर की रनिंग प्रोवाइड करवाई है, तो टोटल क्या गया 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर। हेलो, अच्छा ठीक है, तो निवास होते जा रहे हैं ना। तो आपको भूख लगी हो तो वहां रुक जाना, क्योंकि हाँ नहीं मतलब स्टिल क्या है, जैसे अभी हाँ वैसे तो आप 2:15 तक पहुंच जाओगे पूरा 2:30 तक। हाँ ठीक है ना, वही मतलब बोला कि अगर इनकेस भूख लगी हो तो। हम्म, ठीक है फिर आप आराम कर लो, बाकी ठीक है ना। नहीं 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 कोई काम। बाय बाय। पूर्वा बेटा, आप ultimatesea.com के कॉन्टेक्ट अस सेक्शन में ना टेक्निकल सपोर्ट फॉर्म है, उसको फिल कर देना। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा देगी। ठीक है, सही समस्या का सही समाधान कहाँ मिलता है ये जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो तो मैं रिपीट करता हूं मेरी बात को, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। देखो ऐसा नहीं है कि एक पैसेंजर ने आपको एक बार टिकट का पैसा दे दिया तो वो पूरे महीने भर में जितनी बार चाहे बस में बैठ सकता है, ऐसा तो नहीं होता ना। जितनी बार पैसेंजर बैठेगा उतनी बार पैसे लेंगे ना। मान लो आज 7 तारीख को पैसेंजर गया एक सिटी से दूसरी सिटी, फिर एक हफ्ते बाद फिर उसको जाना है, तो फिर पैसा लेंगे, उसमें क्या है। इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पर कि 30 पैसेंजर एक बार गए तो 30 पैसेंजर, लेकिन 30 पैसेंजर अगर 2 बार गए तो 60 कहला जाएंगे, ऐसा। इसलिए जब मैं 12,000 किलोमीटर लिख रहा हूं और फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 30 से, मतलब फॉर द एंटायर डिस्टेंस आई हैव कवर्ड 30 पैसेंजर, कि 30 पैसेंजर फॉर 40 किलोमीटर, फिर 30 पैसेंजर फॉर 40 किलोमीटर, फिर 30 पैसेंजर फॉर 40। मैं तो सबसे पैसा लेता हूं ना, तो भाई सबको अलग अलग प्लस प्लस करके लिखने से अच्छा मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, तो ये है 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर। इसको मैं यहां डिवाइड कर देता हूं, 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर, और यहां हो गया रुपीस। क्या मुझे कैलकुलेट करके कोई बताएगा कि इस हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं तो मेरी कॉस्टिंग क्या आ रही है, कि पर पैसेंजर किलोमीटर मुझे कितना खर्चा हो जाता है। सर मुझे पर पैसेंजर किलोमीटर 0.4 रुपीज का खर्चा हो जाता है, 0.4 रुपीज पर पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, 0.4 रुपीज पर पैसेंजर किलोमीटर। अब देखो ये ना एकदम बेस बन रहा है हमारा, अभी हमको डाउट्स भी आएंगे, दिक्कत भी होंगी, तो मैं आपसे ना एकदम फ्रैंकली चाहता हूं कि आप फ्रैंकली बताइए कि क्या क्या बात आपको समझ में आई और कहाँ कहाँ डाउट आ रहा है। मैं एक बार तब तक रिपीट करता हूं, तब तक आप थोड़ा सोच लो, थोड़ा लिख लो, है ना, और थोड़ा सोच के फिर मुझसे डाउट्स पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बिल्कुल मंथन करेंगे, माइंड को ओपन करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो बस की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो पैसेंजर से अगर मैं लोकल बस की बात करूं तो 2 फैक्टर्स के बेसिस पर पैसा लिया जाता है। एक तो कितने पैसेंजर्स हैं, दूसरा कितने किलोमीटर तक जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ पैसेंजर भी काफी नहीं और सिर्फ किलोमीटर भी काफी नहीं है, दोनों का कंबाइंड यूनिट, नंबर ऑफ पैसेंजर भी और नंबर ऑफ किलोमीटर, दोनों क्वांटिटी को कंबाइन करके ही देखा जाता है, तभी समझ में आएगा।
तो इन बेसिस पर फेयर चार्ज करना होता है। तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर का मीनिंग है कि भैया एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर तक कैरी करने की कंपनी की एवरेज कॉस्ट क्या रही है, ये निकाल के कंपनी को क्या फायदा होगा। ये निकाल के कंपनी को ये फायदा होगा कि कंपनी अगर ये जानना चाहे कि एक बंदा जिसको 40 किलोमीटर जाना है उससे कितना पैसा चार्ज करूं मैं। अगर एक बंदा 40 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो 40 इंटू 0.4 मतलब कंपनी को 16 रुपए का खर्चा आ रहा है। सुनो, 40 किलोमीटर का ट्रिप है, मिर्जापुर से जौनपुर 40 किलोमीटर और एक बंदा उसमें जा रहा है, ठीक है। तो 1 पैसेंजर हो गया और 40 किलोमीटर हो गया, तो कितने पैसेंजर किलोमीटर? 40 पैसेंजर किलोमीटर। तो उसका कितना कॉस्ट आ रहा है कंपनी को? 0.4 इंटू 40, 16 रुपए। हाँ, तो मेरे को दिमाग में 16 रुपए लग रहा है भाई, मुझे इस बंदे को यहां पहुंचाने का मुझे 16 रुपए लग रहा है। तो शायद मैं उससे 20 रुपए लूंगा, 25 रुपए लूंगा। भाई बिजनेस कर रहा हूं तो प्रॉफिट भी जोड़ूंगा ना। पर आपको ये कॉन्सेप्ट को फील करना, ये चाहता हूं, ठीक है। जब मैं 40 पैसेंजर किलोमीटर बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 40 पैसेंजर है। इनफैक्ट मैं तुमको अगर दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो ऐसे भी तुम समझ सकते हो, 2 passengers going for 20 किलोमीटर्स, इनकी क्या कॉस्ट आएगी कंपनी को? सर 2 पैसेंजर जो 20 किलोमीटर तक जा रहे हैं, सुनना, 2 पैसेंजर जो 20 किलोमीटर तक जा रहे हैं वो एक्चुअली 40 पैसेंजर किलोमीटर के बराबर कहला गए। तो कंपनी को उसकी कॉस्ट आएगी 16 रुपए। लेकिन वही अगर मैं तुमसे बोलूं कि नहीं 2 पैसेंजर नहीं है, एक ही पैसेंजर है और वो पूरे 40 किलोमीटर के लिए जा रहा है, तो भी कंपनी को वही खर्चा आना है इनडायरेक्टली, क्योंकि इसका मतलब भी तो 40 पैसेंजर किलोमीटर ही हुआ। तो आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करो कि 2 बंदे 20 किलोमीटर जा रहे हैं या फिर एक बंदा 40 किलोमीटर जा रहा है, कंपनी दोनों से बराबर किराया चार्ज करेगी, क्योंकि कंपनी को जो खर्च होता है दोनों चीजों पर निर्भर करता है कि कितने पैसेंजर जा रहे हैं और कितने किलोमीटर तक जा रहे हैं। और बताइए भाई, अब मैं रुका हूं आपके फीडबैक के लिए। अगर आप इस पहले एग्जाम्पल से थोड़ा थोड़ा भी समझ पाए हो ना, अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताई हुई बात आपको 50% 60% भी समझ में आ गई है तो मुझे बताइए, ठीक है। देखो केतकी बोल रही हैं मल्टीप्लाई 2 क्यों किया, समझा नहीं सर। आइए समझते हैं। 2 पैसेंजर, अच्छा कौन सा वाला 2 बोल रही हो तुम? अच्छा 40 इंटू 2 वाला बोल रही हो केतकी। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप। अब मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए थोड़ा सा समझा देता हूं राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर ये है मिर्जापुर और ये है जौनपुर, तो जब बस यहां से निकलती है सुबह, तो यहां से निकल के जब बस यहां पहुंचती है 40 किलोमीटर, ये एक ट्रिप कहलाई। पर एक राउंड ट्रिप क्या कहलाएगी? जब वही बस वापस लौट के यहां पहुंच जाएगी। तो ये राउंड बन गया पूरा कि लौट के वहीं आ गए, ठीक है, उसको राउंड ट्रिप बोलते हैं। तो ये हो गई एक ट्रिप, ये हो गई एक ट्रिप और ये दोनों मिला के हो गई राउंड ट्रिप। अब आते हैं क्वेश्चन में वापस। देखो दोनों शहरों के बीच में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस था और एक बस एक दिन में एक राउंड ट्रिप करती थी। मतलब बस एक शहर से निकलती थी सुबह, दूसरे शहर पहुंचती थी, दूसरे शहर से निकलती थी शाम को और रात तक पहले शहर पहुंच जाती थी। मतलब बस दिन भर में कितना किलोमीटर चलती थी? 40 जाना 40 आना, मिला के 80 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। पर ये तो एक दिन में होता था। पर क्योंकि क्वेश्चन ने आपको बोला कि बस पूरे 30 डेज चलेगी, ऑल डेज फॉर द मंथ, और अप्रैल का महीना और अप्रैल में 30 डेज होते हैं, तो पूरे 30 दिन अगर बस चलेगी तो 80 किलोमीटर इंटू 30, एक महीने में इतने किलोमीटर बस चल जाएगी।
और ऐसी एक बस होती तब तो ठीक था, पर ऐसी 5 बस हैं तो इंटू 5 भी कर दिया। तो पांचों बस मिलकर एक पूरे महीने में दिन में एक राउंड ट्रिप करके टोटल कितना किलोमीटर चल गई? 12,000। और अब देखो, अगर क्वेश्चन मुझे बताता कि ये वाली ट्रिप में इतने लोग बैठे थे, ये वाली ट्रिप में इतने लोग बैठे थे, ये वाली ट्रिप में, इतना नहीं दिया होता भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन तुमको क्या बता देता है कि देखो भाई, ऑन एन एवरेज 75% सीट्स भरी हुई थी, मतलब ऑन एन एवरेज इन पूरे 12,000 किलोमीटर का एवरेज 30 पैसेंजर बैठा हुआ था उसमें। ठीक है, अब वो 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, एवरेज 30। ठीक है, हो सकता है कि 35 पैसेंजर 20 किलोमीटर तक गए थे, फिर बचे हुए 20 किलोमीटर के लिए 25 पैसेंजर ही थे। अरे बस में लोग उतरते चढ़ते रहते हैं ना, अरे इतना तो कॉमन सेंस होगा तुम्हारे अंदर भी कि बस में अभी स्टार्टिंग में इतने लोग बैठे हैं, फिर बीच में उतर जाएंगे, फिर और चढ़ जाएंगे, फिर कभी कम होंगे कभी ज्यादा होंगे। तो क्वेश्चन ने तुमको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक एवरेज दे दिया कि लगभग लगभग मान के चलो 30 पैसेंजर बैठे रहते हैं। ठीक, और आपकी नॉलेज को और एक्स्ट्रा बनाने के लिए मैंने ये भी समझाया कि सर एक ही बात होती है, 2 पैसेंजर 20 किलोमीटर के लिए गए तो भी हम उतना ही पैसा चार्ज करते हैं, या फिर 1 पैसेंजर 40 किलोमीटर, मतलब हम जो पैसा चार्ज कर रहे हैं वो किस बात पर निर्भर कर रहा है? पैसेंजर किलोमीटर पर निर्भर कर रहा है। सिर्फ पैसेंजर पर निर्भर नहीं कर रहा, सिर्फ किलोमीटर पर निर्भर नहीं कर रहा, पैसेंजर और किलोमीटर के प्रोडक्ट पर, पैसेंजर और किलोमीटर का कंबाइंड यूनिट पर इंपैक्ट कर रहा है। तो देखो ना, यहां 2 और 20 का कंबाइंड भी 40 आया, यहां 1 और 40 का कंबाइंड भी 40 आया, इसलिए दोनों से बराबर पैसा लिया जाता है। अब एक बार और बताइए कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं? अच्छा, जैसे वैष्णवी पूछ रही हैं कि हाउ डू वी डिटरमाइन कॉस्ट यूनिट, बस ये बता दो, बाकी सब तो क्लियर एंड डन है। अरे तो भाई वही तो बस पढ़ना था, बाकी सब तो क्लियर एंड डन ही रहेगा ना। ये 144 जो आए तो क्वेश्चन नहीं दिया, इसमें क्या निकालना है? वही तो निकालना है। चलो फिर से बता देता हूँ, ऐसा बोलो ना कि सर नहीं समझ में आया, हेजिटेट मत करो, मैं बैठा हूं यहाँ, तुम बार बार पूछोगे मैं बार बार बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वो सिर्फ बस का डिस्टेंस कैलकुलेट किया। बेटा पढ़ो ना एक बार केत की, देखो डाउट वो होता है जो नहीं दिखता चीजें, उसके लिए देखो, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 12,000 किलोमीटर, तो ये मल्टीप्लाई के पहले वाला पार्ट डिस्टेंस निकल रहा है, मल्टीप्लाई बाद पैसेंजर निकल रहा है, और लास्ट में दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये पैसेंजर किलोमीटर बन जाता है। ऐसे काहे को डाउट पूछो, अच्छी बात है, डाउट पूछना बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने पिछला डाउट पूछा कि इनटू टू क्यों किया, मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको समझाया। ठीक है, सर डिस्टेंस ट्रैवल्ड वाला बस का ही हुआ ना? हाँ बेटा, बस का ही डिस्टेंस ट्रैवल, कोई दूसरे बारे में बात तो चल ही नहीं रही ना इस क्वेश्चन के अंदर। चलो केतकी के सिवा कोई और भी डाउट पूछो भाई, ऐसा मत करो। और केतकी आपको समझ में आ चुका है, और डीप में मत जाओ। 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना, कितना हो गया? 80। कितने दिन तक? 30 दिन तक, अप्रैल महीने की बात चल रही है ना। ऐसी कितनी बस है? 5। सारी बस मिलकर कितने किलोमीटर चल गई? 12,000। ठीक है, और ऑन एन एवरेज ओवर द मंथ ऑन एन एवरेज 30 पैसेंजर बैठे थे। इसका यह मतलब नहीं है कि सुबह 30 बैठे थे या एक ही दिन 30 बैठे थे, एक एवरेज है, और एवरेज को भी लाइफ में इंक्लूड करो, नहीं तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब क्वांटिटीज बहुत बढ़ जाती हैं तो एवरेज का यूज करना पड़ता है। ठीक है, चलो। अच्छा, पारस बोल रहे सर एक बार फिर से ये बता दीजिए कि फेयर चार्ज जो होता है वो उन दोनों पर डिपेंड क्यों करेगा? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक काम करते हैं ना पारस, थोड़ा सा ना अपने आप को फील करके एक बार बस में बैठ के देखो कि तुम बस में बैठे हो, एक लोकल बस है जो हर छोटे छोटे स्टॉप्स पर रुकती है, हर गांव गांव में रुकती है। तो ये 2 शहरों के बीच में 40 किलोमीटर में जितनी जगह गांव आते हैं या जो भी स्टॉप्स आते हैं ना, तुम जहां बोलोगे बस वहां रोक देगी, तुम्हें जहां से चढ़ना होगा बस वहां से चढ़ा देगी। पहले तो इस अजम्पशन को माइंड में लिया तुमने, तभी तुम समझ पाओगे। अब सुनो, हम एक पर्टिकुलर स्टॉप पर बस को रोके और वहां पे ना 2 बंदे आ गए, बस में चढ़ गए। कंडक्टर ने उन 2 बंदों से पूछा, क्यों भाई कहाँ जाओगे? तो उन्होंने बोला भाई साहब वो वाले गांव तक जाएंगे। तो कंडक्टर ने माइंड में कैलकुलेट किया कि अच्छा ये 20 किलोमीटर के आसपास जाने वाले 2 बंदे। अब समझो, जो कम डिस्टेंस जाता है उससे कम पैसा लेते हैं,
जो ज्यादा डिस्टेंस जाता है उससे ज्यादा पैसा लेते हैं, पर अगर ज्यादा लोग होते हैं तो भी ज्यादा पैसा लेते हैं और कम लोग होते हैं तो भी कम पैसा लेते हैं। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि कंडक्टर जब ये बोलता होगा कि तुम लोगों के कितने रुपए हुए, तो वो दो चीजें देखता होगा, कितने लोग हैं और कितने किलोमीटर तक जा रहे हैं। तो पहले जब पहले वाले गांव से दो लोग बैठे 20 किलोमीटर तक जा रहे थे, तो कंडक्टर बोलेगा 0.4 रुपीज पर किलोमीटर का मेरा कॉस्ट आता है, और दो बंदे 20 किलोमीटर तक जा रहे हैं, मतलब इन दोनों का मिला के 40 पैसेंजर किलोमीटर कहला गया, तो दोनों का मिला के 16 रुपये हो रहा है, चलो 20 रुपये मांग लेता हूँ, मतलब प्रॉफिट जोड़ के। तो उसने बोला 20 रुपये हुआ आप दोनों का मिला के, या फिर ऐसा मान लो कि दोनों 10-10 रुपये निकालो, चलो दोनों से 10-10 रुपये मांग लिए। वही एक और बंदा उनके साथ बैठा था और उससे पूछा भाई तुम कहाँ जाओगे, तो बोला भैया मैं तो आखिरी तक जाऊंगा, पूरा 40 किलोमीटर जाऊंगा। तो जो लोग आधा गए थे उनसे तुमने 10-10 रुपये लिए थे। अब एक ही बंदा जो पूरा 40 किलोमीटर जा रहा है उससे 20 रुपये लोगे कि नहीं लोगे? या फिर तुम उसको भी बोलोगे ठीक है भाई तू 10 रुपये दे दे क्योंकि तू तो अकेला है ना? अरे अकेला मतलब क्या, सिर्फ बंदे कितने हैं ये निर्भर करता है, या बंदे कितने हैं और कितने किलोमीटर तक जा रहे हैं ये भी निर्भर करता है? दोनों बातें निर्भर करती है ना। पारस भाई क्या समझ में आई मेरी बात एवरीबॉडी? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एग्जाम्पल किया है ना, तो अब जब मैं तुमको छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा ना, बहुत जल्दी क्लिक होंगे, तुमको आराम से क्लिक होंगे, ठीक है? आइए, तो मैं वापस आ रहा हूं बुक में। आई होप आपने लिख लिया होगा ये वाला क्वेश्चन, मतलब इसका सॉल्यूशन लिख लिया होगा, और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ टिक कि हमने क्वेश्चन 1 कॉपी में कर लिया है। ठीक, ये वाला पार्ट तो मैंने आपको रीड करवा दिया था। एप्लीकेशन भी मैंने आपको बता दिया था कि इंटरनल मतलब सर्विस कॉस्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर इन हाउस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ सर्विस कॉस्ट सेंटर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर सपोर्ट सर्विस। कौन सा एग्जांपल इसका लिया था मैंने? आईटी कंपनी, सॉरी आईटी कंपनी बोल रहा हूँ, पतंजलि लिमिटेड के अंदर जो आईटी डिपार्टमेंट है वो सर्विस तो देता है, कस्टमर को नहीं देता, खुद को देता है, इन हाउस मतलब दूसरे डिपार्टमेंट्स को देता है। तो आईटी डिपार्टमेंट एक सर्विस कॉस्ट सेंटर हो गया जो दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो हम जो सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ेंगे वो वहां भी अप्लाई होगा क्या? इंटरनल में भी? यस, और डेफिनेटली एक्सटर्नल में तो होगा ही। जो अभी मैंने बस का एग्जाम्पल लिया, वहां तो इस कंपनी का काम ही है बस की सर्विस प्रोवाइड करना। तो इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड व्हेन द सर्विसेज आर ऑफर्ड टू आउटसाइड कस्टमर्स एज अ प्रॉफिट सेंटर। ठीक है, अब सर्विस और प्रोडक्ट में कहाँ अंतर आता है? तुमने मेरे साथ गुड्स और सर्विस देखा दोनों। तो गुड्स वाली जो इंडस्ट्री होती है, प्रोडक्ट वाली इंडस्ट्री जहां पर फिजिकल चीजें प्रोड्यूस होती हैं, उसमें और सर्विस में मेन डिफरेंस क्या है समझे? सबसे पहला टेंजिबिलिटी। टेंजिबल मतलब समझते हो जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो फिजिकली प्रेजेंट होता है। तो अनलाइक प्रोडक्ट्स, सर्विसेज आर इंटेंजिबल, यू कैन नॉट सी द सर्विस, मतलब यू कैन नॉट टच द सर्विस और बेसिकली यू कैन नॉट स्टोर इट। आज जैसे कैलकुलेटर बने होंगे, तो लेट से आज के बैच में 5000 कैलकुलेटर प्रोड्यूस हुए, तो इसकी इन्वेंट्री हो जाती है ना, इसको रख देते हैं ना स्टोर करके बॉक्सेस में कि लो भाई ये इन्वेंट्री मेंटेन। क्या कभी ऐसा होता है सर्विस के लिए तुमने इन्वेंट्री मेंटेन कर दियो कि मान लो तुमको महीने में 2 बार बस में जाना है एक शहर से दूसरे शहर, तो तुमने बोला एक काम करता हूं मैं लगातार 2 दिन चला जाता हूं और एक बार की सर्विस को ना स्टोर करके रख लेता हूं माइंड में कि मैं गया था, और फिर जब अगले हफ्ते जाना होगा ना तो इमेजिन कर लूंगा कि मैं तो हो आया। क्या ऐसा सर्विस का स्टॉक होता है क्या? नहीं ना, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो सर नॉनसेंस वाली बात हो गई। तो अनलाइक प्रोडक्ट्स, सर्विसेज आर इंटेंजिबल, अदृश्य होती हैं सर्विसेज, एंड दे कैन नॉट बी स्टोर्ड, इनको आप ऐसे पकड़ के स्टोर नहीं कर सकते। देयर इज नो इन्वेंट्री फॉर द सर्विसेज। ओके सर, समझ गए। दूसरा, कॉस्ट यूनिट। आपने देखा कैसे सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कॉस्ट यूनिट्स थोड़ा अलग टाइप का है। आज तक आपने किलोमीटर, केजी, मीटर ये सब सुना होगा, आज पहली बार आपने देखा पैसेंजर किलोमीटर। तो जो हमारा प्रोडक्ट वाला जोन होता है ना, वहां पर यूनिट बड़ी सिंपल होती है, पर सर्विस एंटिटीज में ना यूनिट सिंपल नहीं होती, यहां पर यूज होती है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। और ये कंपोजिट कॉस्ट यूनिट तुम ऑलरेडी जानते हो, जो पैसेंजर किलोमीटर मैंने तुमको एकदम चिल्ला चिल्ला के समझाया ना, इट इज अ टाइप ऑफ कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। कंपोजिट मतलब होता है कंबाइन करना।
तो नंबर ऑफ पैसेंजर और नंबर ऑफ किलोमीटर को कंबाइन करके जो मैंने कंपोजिट यूनिट बनाई, पैसेंजर किलोमीटर, दैट इज द कॉस्ट यूनिट यूज्ड इन सर्विस इंडस्ट्रीज। तो अलग अलग सेक्टर का अलग अलग होता है, बट यूजुअली कंपोजिट फॉर्म में होता है, मतलब दो या दो से ज्यादा यूनिट मिक्स होके काम आती है। अच्छा, अब मटेरियल और एम्प्लॉय कॉस्ट। अगर मैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट एलिमेंट होता है तुम्हारा मटेरियल, क्योंकि मटेरियल आएगा तो उसी पर तो काम होगा और तब जाके आपका फिनिश गुड्स बनेगा या प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन सर्विस में ऐसा कुछ नहीं है कि मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कुछ बना के किसी को थोड़ी दे रहे हो, तो यहां पर दूसरी चीजों के भी खर्चे बहुत होते हैं। जैसे अगर मैं बस सर्विस वाली बात करूं, तो उसमें डेप्रिसिएशन भी एक बड़ी कॉस्ट थी, पेट्रोल डीजल भी एक बड़ा कॉस्ट था, समझ रहे हो। वैसा एम्प्लॉय कॉस्ट भी एक बड़ा कॉस्ट था कि इतना स्टाफ काम कर रहा है, इतने लोगों को सैलरी दे रहे हैं, लाइक दिस। तो यूजुअली ऐसा देखा गया है सर कि मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सर्विस में एम्प्लॉय का पार्ट बहुत बड़ा होता है। ठीक, फिर आपको याद है मैंने आपको कॉस्ट ऑब्जेक्ट करके कॉन्सेप्ट बताया था बेसिक्स में, और कॉस्ट ऑब्जेक्ट की मदद से ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि कोई कॉस्ट हमारी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो अगर कोई कॉस्ट ट्रेसेबल है, इफ देयर इज अ कॉस्ट विच इज ट्रेसेबल टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, उसको डायरेक्ट बोलते हैं, और अगर कुछ चीज ट्रेसेबल नहीं है तो उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो ऐसा जनरली देखा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारी चीजें आसानी से ट्रेसेबल होती है, कि आराम से समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये चीज इसको बनाने में लगा, ये खर्चा इसको बनाने में हुआ, ये खर्चा उसको बनाने में हुआ, ये इस प्रोडक्ट के लिए लगा है। सर्विस में ना बहुत दिक्कत होती है। सर्विस में मेजॉरिटी कॉस्ट तुम्हारी नॉन ट्रेसेबल होती है। जैसे पेट्रोल डीजल लगा तो एक पैसेंजर बैठता तब तुम थोड़ी पेट्रोल डलवाते हो, ए भाई एक पैसेंजर बैठा, चल चल 5 रुपए का पेट्रोल डलवा दे, ऐसा तो नहीं होता। तो कॉस्ट तो तुम्हारी लगनी लगनी है, अब वो बस खाली जाए या भर के जाए, कुछ कॉस्ट तो तुम्हारी कंपलसरी लगेंगी। तो लॉट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन, कॉमन मतलब विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड टू पर पैसेंजर और पर किलोमीटर। हमारी यूनिट क्या है, पैसेंजर किलोमीटर, तो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, 1 पैसेंजर 1 किलोमीटर इज माई कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो बहुत सारी चीजें ट्रेसेबल नहीं होती सर्विस के अंदर। तो ये भी एक जनरल बात है, थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं कि सर मैन्युफैक्चरिंग में हमारा जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है वो होता है, पर सर्विस में थोड़ा ज्यादा होता है, और सर्विस में डायरेक्ट वाला कॉस्ट कम होता है, इनडायरेक्ट वाला ज्यादा होता है, नॉन ट्रेसेबल वाला ज्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रिपीटेटिव बात आई है, सर्विस कॉस्ट यूनिट की बोल रहा है। जब हम सर्विसेज की कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं तो हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का उपयोग किया जाता है। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट मतलब 2 मेजरमेंट यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू नो द कॉस्ट ऑफ सर्विस। 2 मेजरमेंट यूनिट आर कंबाइंड टुगेदर। ठीक है। फिर आता है इक्विवेलेंट कॉस्ट यूनिट, जिसको मैं यहां पर नहीं करवाऊंगा, ये भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से करवाऊंगा। तो इसको हम लोग देखेंगे जब आगे कैसा क्वेश्चन करेंगे ना तब। अभी इसको बहुत ज़्यादा ऐसा सिर्फ थ्योरी पढ़ने से मतलब नहीं है। व्हेन विल टेक दैट एग्जांपल विल यूज इट, इट विल बी हेल्पफुल दैट टाइम। ठीक है, अब सुनिए, एक वर्ड आता है KPI। KPI का फुल फॉर्म है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अच्छा, कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही, ये आप कैसे देख पाते हो? सर उसका टर्नओवर बहुत अच्छा है, उसका प्रॉफिट बहुत अच्छा है, पर ये ना बहुत बेसिक टर्म्स है, इतना तो सबको पता होता है। पर वाकई में उनका काम कैसा चल रहा है, उनके कस्टमर्स उनसे खुश हैं कि नहीं है, कस्टमर की लॉयल्टी कितनी है, उनका मार्केट में कैसा नाम हो रहा है, उनका मतलब रिपीट रेट क्या है, ये सब ऐसे क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हैं जिनसे एक बिजनेस को या बिजनेस के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा सकता है। क्या आप सबने कभी नाम सुना है, एक शो आता है जिसका नाम है शार्क टैंक? एनीबडी हैज हर्ड द नेम ऑफ द शो शार्क टैंक? कभी तुम शार्क टैंक का ना यूट्यूब में बहुत सारे एपिसोड डले हुए हैं, बहुत सारी पिचेस डली हुई हैं, शांति से अभी तुम लोग बोलते हो ना कि सर हम फ्री रहते हैं क्या करें, शार्क टैंक के वीडियोस देखो। शार्क टैंक के अंदर दे यूज सो मेनी न्यू टर्म्स, और वो उसको उसमें बताते भी हैं बीच बीच में किसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मैंने मार्केटिंग करी तो
उससे कितना फ़ायदा हुआ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग में पेड वाली एड्स करवाई तो उससे कितना फ़ायदा हुआ। इस तरीके के बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे केपीआईज होते हैं जिनके बेसिस पर एक बिजनेस के परफॉर्मेंस को इन्वेस्टर्स या जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इवेल्युएट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं बिजनेस की। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि सर्विस एंटिटीज़ में भी ना बहुत सारे केपीआईज होते हैं कि ये बिजनेस अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि अगर तुम, अपन रिव्यूज़ नहीं बोलते, रिव्यूज़, गूगल के रिव्यू जाके तुम देखते हो, जैसे तुमको किसी रेस्टोरेंट में जाना है, किसी होटल में जाना है, तुम गूगल के रिव्यू देखते हो, वो तो एक वन ऑफ द पॉइंट हो गया ना कि 5 स्टार है कि 4 स्टार है कि 3 स्टार। ऐसे जो लोग बहुत डेप्थ में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो वो और दूसरी दूसरी क्वांटिटीज से परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बना रही है तो एक कस्टमर उसके पास जाएगा ना, उसको सामान अच्छा लगेगा तो वो और चीज़ें बुलवाएगा। जैसे मैं एक प्रैक्टिकल केस बताता हूँ तुमको जो मैंने खुद यूज़ किया हुआ है। एक कंपनी जिसका नाम है डेली ऑब्जेक्ट्स, मतलब आई डोंट नो द नेम ऑफ कंपनी बट देयर इज अ ब्रांड नेम्ड एज डेली ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने डेली ऑब्जेक्ट से एक बार ये डिवाइस बुलवाई थी। ये डिवाइस, ये जो डिवाइस है ना, डिवाइस नहीं है, स्टैंड है, ये स्क्रीन में ऐसे फिट हो जाता है और फिर उसमें मैं ऐसे मोबाइल रख देता हूँ ताकि मुझे कमेंट्स पढ़ने में इजी पड़े। अब जब मैंने इसकी बिल्ड क्वालिटी देखी ना तो मैंने बोला यार जबरदस्त क्वालिटी यार, एकदम हार्ड प्लास्टिक है, बहुत अच्छा रबर लगा हुआ है ताकि स्क्रीन प्रोटेक्ट रहे, स्क्रीन को कोई डैमेज ना हो। तो मुझे ना इसको देख के बहुत ऐसा लगा कि यार इसका कलर भी फेड नहीं हो रहा, 3 साल हो गए, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो मैंने जब इसको 6 महीने यूज़ किया तो मुझे ऐसा लगा यार ये कंपनी का काम तगड़ा है। तो मैंने एक ट्रायल मारा, मैंने बोला एक आध चीज़ और बुलवाते हैं। तो मेरा जो लैपटॉप का स्टैंड रखा हुआ है वो मैंने उसी कंपनी का बुलवाया यार, वो भी मुझे बहुत तगड़ा लगा, जोरदार लगा। फिर मैंने देखा कि फ़ोन के केसेस भी आते हैं उसके, तो मैंने फ़ोन के केसेस भी बुलवाए। तो मैंने देखिए इस कंपनी का काम क्वालिटी कॉन्शियस वाला है भाई, क्वालिटी पे फोकस करती। तो अगर आपके कस्टमर्स का रिपीट रेट ज़्यादा है कि जितने कस्टमर आपके पहली बार कुछ लेते हैं उसमें से 70% लोग फिर से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब यू आर डूइंग समथिंग गुड। सो इट इज अ साइन दैट यू आर डूइंग समथिंग गुड, यू आर मेकिंग अ गुड प्रोडक्ट। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। ये मैंने एक सैंपल बताया आपको केपीआई का, ऐसे बहुत सारे केपीआईज होते हैं। अब ये केपीआई वाली ऐसी चीज है कि इसको ना, मतलब ऐसे क्लासेस में बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ सकते आप। व्हाट यू कैन डू इज, इसको आप एज ए रिसर्च वर्क ले सकते हो, अभी के लिए टास्क ले सकते हो। तो मैं आपको बता दूं आपके स्टडी मटेरियल में, ओपन करके बता देता हूँ स्टडी मटेरियल। सर हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, लोग कर दी ना बच्चों वाली बात। अरे फ्री में अवेलेबल होता है भाई पीडीएफ तो स्टडी मटेरियल का, उसमें क्या नहीं है तुम्हारे पास। तो मैं चैप्टर नंबर 12 सर्विस कॉस्टिंग का यहाँ पर आपके सामने पीडीएफ ओपन किया हूँ। इसमें आप थोड़ा सा नीचे आओगे ना तो यू विल गेट केपीआई इन द पेज नंबर 12.5। पेज 12.5 में आपको केपीआई दिखेगा। और ये जो केपीआई है ना दोस्त, इसके अंदर अलग अलग इंडस्ट्री, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में नंबर ऑफ शिपमेंट, ट्रक टर्न अराउंड रेट, कि भाई एक ट्रक जब जाता है डिलीवरी करने तो कितने दिन में आ जाता है ना। एक ई कॉमर्स में देखोगे तो एवरेज इस पिन कोड पर कितने दिन में डिलीवरी हो जाती है। और कितने ऐसे ट्रक हैं आपने, जैसे मान लो मैंने महीने भर में मेरे 20 ट्रक्स निकले डिलीवरी करने, तो कितने ट्रक ऐसे थे जो ऑन टाइम पहुंचे और जिन्होंने फुल डिलीवरी करी, कोई डैमेज नहीं हुआ। होटल इंडस्ट्री में ये देखा जाता है व्हाट इज द कॉस्ट पर ऑक्यूपाइड रूम। अच्छा, अगर आपका होटल जनरली भरा रहता है, उसकी ऑक्यूपेंसी रेट अच्छी है, मतलब यू आर डूइंग गुड, तभी तो आपके यहाँ लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं रुकना। रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम कितना है। हॉस्पिटल्स में आप ये देखते हो कि आपके बेड्स, आईसीयू में जितने बेड्स है उसमें से कितने बेड्स भरे रहते हैं। स्टाफ टू पेशेंट रेशियो, कि मान लो 100 पेशेंट्स को देखने की क्षमता है तो उसके अगेंस्ट में कितना स्टाफ है। जितना ज़्यादा स्टाफ टू पेशेंट रेशियो, मतलब हॉस्पिटल उतना ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट कर रहा होगा उतने। अब देखो ना 100 पेशेंट्स है और एक ही नर्स होगी तो कैसे काम चलेगा। पर 100 पेशेंट्स के अगेंस्ट में 20 नर्स है, मतलब एक नर्स 5 लोगों को देख रही है ना, विच इज़ गुड।
इस तरीके से अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। आईटी सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें, टेलीकॉम में बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन सेक्टर में। तो ये जो पूरे 2 पेज के पैराग्राफ्स हैं, पेज नंबर 12.5 से लेकर 12.7 तक, ठीक है, ये मैं आपको टास्क देता हूँ, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि आज ही करना है, बट यू हैव टू गूगल अबाउट इट, यू हैव टू सी वीडियोज अबाउट इट। मैंने थिंक स्कूल करके आपको चैनल दिखाया था जिसमें इंडिगो की आपने केस स्टडी पढ़ी थी, तो अगर आपको इंटरेस्ट आया था उसमें तो आपने और वीडियोस देखे होंगे उसके, तो आपको और मज़ा आया होगा, बिजनेस वर्ल्ड के बारे में और जानने मिला होगा। और आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपके लिए वो चीज़ कॉम्प्लीमेंट करती है आपके प्रोफेशन में, आपके एजुकेशन, ठीक, तो करना चाहिए आपको बिल्कुल। तो मैं जो आपको टास्क दे रहा हूँ दैट इज गूगल टर्म्स ऑफ KPIs ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज। अब आपको सर्च के लिए टर्म्स कहाँ से मिलेंगी सर? तो पेज 12.5, 12.6, 12.7 में KPI टॉपिक दिया हुआ है। किसका पेज है ये? मेरी बुक का? नहीं, स्टडी मटेरियल का, ICI का जो स्टडी मटेरियल है उसका। और अगर तुमको नहीं पता कि ICI की स्टडी मटेरियल का PDF कहाँ मिलता है, तो ये भी तुम्हारा टास्क है कि वो भी ढूंढ के दिखाओ। इतना तो बनना चाहिए भाई, CA के स्टूडेंट हो। हाँ, ChatGPT की मदद ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। गूगल नहीं लिखता मैं, रिसर्च लिख देता हूँ। और वो तुम्हें जहाँ से रिसर्च करना हो, गूगल से करना हो, ChatGPT से करना हो, ICAI GPT से करना हो, इट्स अप टू यू। ओके कूल, चलिए सर। अब मैंने आपको नहीं कॉस्ट यूनिट के बारे में उस दिन बताया था, तो सर्विस की इंडस्ट्रीज में कौन कौन से कॉस्ट यूनिट होते हैं वो देख लेते हैं आज हम लोग। तो एक तो मैंने आपको आज डेमो दिखाई दिया, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विस में पैसेंजर किलोमीटर आता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में ना एक और टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रक्स चलते हैं, उसको बोलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर नहीं, गुड्स। वहां पर ना टन किलोमीटर देखते हैं कि कितने टन सामान कितने किलोमीटर तक आप डिलीवर कर रहे हो, कितने क्विंटल सामान कितने किलोमीटर तक आप लेकर जा रहे हो। फिर इलेक्ट्रिसिटी, चलो इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ, बड़ा मजा आता है सर इसको पढ़ने। इलेक्ट्रिसिटी वाले को एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड KWH, एक यूनिट होती है KWH, उसको समझते हैं, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, मतलब दो अप्लायंसेज हैं, फैंस। मान लीजिए आपके यहाँ, आपके घर में लेट्स से 3 फैंस लगे हुए हैं, जैसे 2 बेडरूम है, 2 बेडरूम में एक फैन लगा है और एक हॉल में लगा हुआ, ठीक है। और लेट्स से दोनों बेडरूम्स में एक AC लगा हुआ, देयर आर 2 ACs, है ना। अब हम लोगों को ये देखना है कि कोई एक पर्टिकुलर महीने की बात कर रहा हूं मैं, फॉर मंथ ऑफ, गर्मी किस मंथ में बहुत पड़ती है? फॉर द मंथ ऑफ मई, ठीक है। मई के महीने में जब जोरदार गर्मी पड़ रही थी, तो हम ये देखना चाहते थे कि यार हमारे यहाँ पंखे चलने से कितना बिजली का बिल आ रहा है और AC चलने से कितना बिजली का बिल आ रहा है, ठीक है। तो 3 पंखे 2 AC, नंबर ऑफ आवर्स पर डे, एक दिन में पंखे कितने घंटे चालू रहते? मैंने बोला सर मई के महीने में तो दिन भर चालू रहते पंखे, मई के महीने में तो हमारे पंखे सर दिन भर चालू रहते। क्या बात कर? हाँ भाई, मैं लिख देता हूँ 24 आवर्स। लेकिन सर AC का ऐसा नहीं है, AC का ऐसा रहता है सर कि इसको 20 घंटे कर देता हूं और इसको कर देता हूं AC को 4 घंटे, मान लो कि 2 घंटे जब बहुत दोपहर में बहुत गर्मी होती तब, और रात को सोने से पहले 2 घंटे AC और चालू कर दे। भाई बचा के चलना पड़ता है ना, AC पता तो है आपको खर्चा ज्यादा आता है। अब इसका मैं लिखता हूं वॉटेज, कि कितने वॉट का होता है। तो पंखे जो होते हैं ना जनरली बेटा, वो आप मान के चलो 50 वॉट, वो भी पुराने वाले जो आते थे वो, अब तो नए वाले तो और कम वॉट के आते हैं।
मतलब इतना पावर वो, इतना लोड वो लेते हैं बिजली का। और एसी जो होते हैं सर, एसी का ज़्यादा होता है सर। एसी का अगर मैं बात करूँ, मेरे यहाँ तो नहीं लगा वैसे, पर मैं नेट में देख लेता हूँ। तो वॉटेज ऑफ 1 टन एसी, 1600 वॉट एट 100% आउटपुट। तो चलो 1600 वॉट ले लेता हूँ। फैन का क्या है, 10 to 120 वॉट लिखा है ना, 60 वॉट लिखा है, ठीक है, 50 मैंने बराबर लिया है, प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, और मई के महीने में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। अब देखते हैं हम लोग कितना यूनिट्स कंज्यूम हो रहा है। तो सर अगर 50 वॉट 20 घंटे के लिए 31 दिन तक चलेगा, तो 50 इंटू 20 इंटू 31, मतलब 31,000 WHR या WH आएगा। WH मतलब आपने वॉट, वॉट मतलब होता है लोड, और आर मतलब टाइम। आप मुझे बताओ, आपके यहाँ कोई अप्लायंस है तो वो चलेगा नहीं तो भी क्या उसमें बिजली लगेगी? नहीं। अच्छा, तो अप्लायंस से जो बिजली का बिल आता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है कि वो कितना ज्यादा चल रहा है और वो कितना पावरफुल है। जैसे 1 घंटे एक पंखा और 1 घंटे एक एसी, तो ऑब्वियसली एसी में ज्यादा पावर आएगा। लेकिन एसी लगा है लेकिन चल नहीं रहा है तो नहीं आएगा। इसलिए बिजली का जो कंजम्पशन है वो दो चीजों पर निर्भर करता है कि एक तो जो अप्लायंस चल रहा है वो कितना पावरफुल है, दूसरा कितने घंटे तक चल रहा है। तो ये भी एक कंपोजिट यूनिट हो गई, वॉट, W मतलब वॉट और H मतलब आवर्स। अच्छा, K का मतलब तो होता है 1000। अच्छा, तो ये हो गया 31 kWh। ओके, ये मीनिंग है kWh का। अब एसी में देखो, ये मैंने आपको बताया है एक पंखे के लिए, पर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि 3 पंखे मिलकर कितनी बिजली कंज्यूम कर देते हैं पूरे महीने में। मई में सर 93 kWh। अब मैं एसी में आता हूं, आइए। एसी हम केवल 4 घंटे चला रहे हैं, हाँ सर, पर क्योंकि उसमें 1600 वॉट का पावर होता है और वो 4 घंटे चल रहा है 31 दिन, तो बताइए एक एसी कितना पावर कंज्यूम कर रहा है? 1,98,400 वॉट आवर्स। ओ भाई साहब, और ऐसे अगर 2 एसी हैं तब तो वाट लग गए रे बाबा। तो 198.4 kWh के 2 एसी, थ्री 96.8 kWh। अब आप समझे कि इतना कम एसी यूज करते हो। फैन को कर दिया ना मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, तुम पहले मैसेज लिखोगे, ठीक। हाँ, तो इतना कम एसी यूज करते हैं और कम एसी हैं, दो एसी हैं, इतना कम यूज करते हैं, उसके बावजूद भी सर 396.8। क्यों? क्योंकि उसका वॉट ज्यादा है और फैन का वॉट कम है, भले ज्यादा कंजम्पशन है, फिर भी ओवरऑल लेवल पर उससे कम आता है। ये बिजली की यूनिट्स है। अच्छा, फिर अगर मैं आपको बोल दूं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट दिया हुआ है जनरली क्या 7-8 रुपए रहता है, मान लो 8 रुपीज पर kWh, तो अब आप बता सकते हो कि भाई आपकी बिजली के बिल में पंखे की वजह से कितना है और एसी की वजह से कितना है। तो आपकी बिजली के बिल में 744 रुपीज पंखे चलने की वजह से आया है, और भाई एसी की तो बात ही मत करो, पापा बंद करवाने वाले हैं इस महीने। 3174.4 बंद करो रे एसी। 5-5 हजार रुपए का बिल आ रहा है तुम्हारे एसी की वजह से, ठीक है? ठीक है स्वयं। तो बच्चों, क्या आप KWH का मतलब समझ पाए? अब एक काम करना, आपके यहाँ जो बिजली का मीटर लगा होगा ना, उसको जाके देखना, थोड़ा केयरफुली चप्पल वप्पल पहन के देखना, वहां ना KWH लिखा हो। तो जो तुम्हारे बिजली का बिल आता है ना, उसमें भी KWH के फॉर्म में
यूनिट्स का कंजम्पशन। अपन बोलते हैं ना कि कितनी यूनिट बिजली की कंज्यूम हुई, यूनिट क्या है, यही तो यूनिट है, यही है वो यूनिट। और इतनी रियल लाइफ में हमारे सामने है सर्विस कॉस्ट यूनिट, हाँ, और हम देखते ही नहीं है, और क्या। तो जो बिजली को मेजर करने की यूनिट है ना, दैट इज KWH। K फॉर 1000, W मतलब वॉट, और H मतलब आवर्स, तो 1000 वॉट आवर्स। तो 93 KWH मतलब 93,000 वॉट आवर्स, ऐसा। ठीक है, चलो कैसा लगा आपको ये एग्जाम्पल, और क्या आप सभी को ये अंडरस्टैंडिंग आई एक बार? और इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप कंपोजिट यूनिट को समझ पाए होगे कि कैसे सर्विस में दो दो क्वांटिटीज पर आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है। यहां भी टाइम एक फैक्टर था और वॉट दूसरा फैक्टर था, तो दोनों को कंबाइन किया, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट बनाई मैंने। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो होती है वो उसका यूनिट KWH होता है। हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर अगर एडमिट किया जाता है पेशेंट को, तो पर डे पर पेशेंट के हिसाब से बिलिंग होती है कि एक पेशेंट कितने दिन तक एडमिट था। रूम पर डे के हिसाब से या बेड पर डे के हिसाब से भी होती है। अगर ऑपरेशन एटसेट्रा करवाया है तो फिर डेज और ये सब नहीं देखा जाता, फिर पर सर्जरी या पर ऑपरेशन होता है। कैंटीन की बात करें अगर हम लोग, तो पर आइटम पर मील होता है। ठीक है, सिनेमा में आप जाते हो तो पर टिकट होता है, पर मूवी टिकट। होटल्स में आप जाते हो तो गेस्ट डेज, रूम डेज होता है। बैंक एटसेट्रा में आप जाते हो तो ट्रांजैक्शन के हिसाब से फीस लगती है या सर्विसेज के हिसाब से लगती है। ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें अगर हम लोग, तो जैसे आप यहाँ पर भी क्लासेस लेते हो तो पर कोर्स या पर बैच या पर स्टूडेंट या पर लेक्चर, ऐसे अलग अलग होता है। ठीक है, हाँ, हेलो कर दे, बताइए कैसे हो, बोलो कैसे, जोरती बोल दो। पूछ, तो क्लास चल रही है, पूछ, क्या क्लास चल रही है, पूछ, पूछो। आ, 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 चलो बाय कर दे। ना बोले भाई, क्लास बंद करी दे, ताड़ू नहीं लगाती हो। ठीक है, तो ऐसे भाई हमको ये सब चीजें याद नहीं करनी है। ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन सब डेटा दिया रहेगा, अकॉर्डिंगली हम अप्लाई करेंगे, बट आपको फंडामेंटल समझना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कि हो क्या रहा है सर, है ना। यहाँ पर हम करते क्या है, व्हाट डू वी डू इन दिस चैप्टर, व्हाट इज द कंपोजिट कॉस्ट यूनिट एंड सो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज की सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब कल से हम क्या करने वाले हैं ना, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, टोल रोड है, आईटी है, एजुकेशन है, इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल है, पावर हाउस है। ये जो सारे सेक्टर्स हैं ना, इन सेक्टर्स के अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन सबसे करेंगे और सबकी अलग अलग वेराइटीज देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में कॉस्ट कैलकुलेट होती हैं विद इन सर्विस। ठीक है, चलो भाई, सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। मिलते हैं टुमारो at 11:30 AM on our app. So demo lectures are over today. और जाने से पहले मैं सभी को फिर से बता दूं भाई, this was your last डेमो लेक्चर। तो अब आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग बैच को ज्वाइन कर लें। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लें बस, क्योंकि वैसे भी एट नो कॉस्ट आपको ये बैच पड़ रहा है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू ज्वाइन बाय पेइंग 999 एंड देन उसका आपको फ़ायदा सीधे सीधे 6000 का हो रहा है। फिर 999 तो एडजस्ट हो ही जाएंगे, पर इंटर का जो प्राइस है वो भी डिस्काउंटेड वाला आपको लग जाएगा। ठीक है जी, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू ऑल, और मिलेंगे कल 11:30 ऑन ऐप। अपनी ईमेल्स को चेक कर लेना, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेना और कल लॉग इन कर लेना। ठीक है, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी बन चुका है, तो अपने टेलीग्राम को जाके चेक करो, आप ऑलरेडी ऐड हो चुके होगे वहाँ पर। अब आगे की सारी अपडेट्स आपको वहीं पर मिलेंगी। सी यू।